हाय एवरीवन, दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस एट मैथ। तो दोस्तों आइए करते हैं एनालाइज क्वेश्चन नंबर 1। घड़ी को 280 रुपए में बेचने पर 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1/3 लाभ के रूप में प्राप्त होता है दोस्तों। 3 यूनिट पे 1 यूनिट का लाभ होता है। मतलब सीपी आपका क्रय मूल्य अगर 3 यूनिट है तो एसपी कितना है दोस्तों? 3 की वस्तु 1 यूनिट के लाभ से जा रही है, 4 यूनिट में जा रही है। एक्चुअल में कितने बेची जा रही है? एसपी सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 280। तो हमारा 4 यूनिट बराबर है 280 के। तो आपने दोस्तों 1 यूनिट की कीमत कितनी है? 70। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है दोस्तों। तो आपका जो प्रॉफिट है 70 रुपए का है। अगर एक्चुअल कीमत निकालनी है आपको, 3 यूनिट है आपका सीपी, या 70 दिया 210, तो आपकी 210 की वस्तु खरीदी गई, 280 में जा रही है, तो आपको प्रॉफिट हुआ 70 रुपए का। तो आपसे कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 210, और अगर प्रॉफिट कहे तो 70। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनालाइज। एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल की 7/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? तो जो चाल है, स्पीड है दोस्तों, पहले अगर 11 यूनिट थी, अब कितनी है? 7। तो चाल का इनवर्स होता है समय, और समय का इनवर्स होती है दोस्तों चाल। तो समय क्या हो जाएगा? 7 11। तो अब कितने यूनिट का समय लग रहा है? 11 यूनिट। तो ये कह रहा है कि 22 घंटे लगते हैं। तो हमारा 11 यूनिट दोस्तों किसके बराबर है? 22 के। 1 यूनिट की कीमत आई 2। तो अगर पहले वास्तविक समय हमें लगता था 14 घंटे, तो दोस्तों अगर आज की समय की बात करें, आज हमें लगता है 11 दूनी 22 घंटे। तो अगर पहले वास्तविक चाल से चलते तो कितने घंटे की बचत होती, कितने समय की बचत होती दोस्तों? 8 घंटे की बचत होती है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका दोस्तों। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनालाइज। किसी कमरे की 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों कमरा जो आपका आयताकार है, लंबाई गुना चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है, पर बशर्ते एक यूनिट एक जैसी होनी चाहिए दोस्तों। कमरे की 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई बता रखी है, तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को 1 यूनिट में बदलिए दोस्तों। तो लंबाई क्या होगी आपकी? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, 1517 सेंटीमीटर। ऐसे ही चौड़ाई भी 1 यूनिट में होनी चाहिए। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर दे रखे दोस्तों। तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 900। 2 और दे रखे 902 सेंटीमीटर। तो जिस कमरे की लंबाई 15-17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 902 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो उसमें कैसी टाइलें लगवाने की बात कर रहा है? वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो आप दोस्तों भुजा कहां से निकलती है? वर्ग की भुजा। अगर आयत से वर्ग की भुजा निकालनी हो तो दोस्तों क्या करते हैं? हम में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं दोस्तों। आप इसको फैक्टर लोगे को कौन सी विधि से दोस्तों? भाग विधि से। तो 902 को भाग करना है 1517 से। कितनी बार जाएगा दोस्तों? एक बार। तो 615 बचा। जब आपने 942 के स्थान पे एक बार जाएगा, 287। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। 574। तो फाइनली बचा 41। 287 से डिवाइड करोगे जब तक पूर्णतः डिवाइड नहीं हो जाएगा। 41 सत्ते 287। तो आपका मैसेज जहां जाके पूरा भाजक काट दे, वो वही संख्या आपकी मैसेज होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है दोस्तों। वही आपकी क्या होती है? वर्ग की भुजा होती है। तो आपसे आयत का क्षेत्रफल अगर संख्या पूछ रहा है आपसे टाइलों की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपकी लंबाई 1517 है और चौड़ाई है 902। और क्या लगवाना चाह रहा है कमरे में दोस्तों? वर्गाकार टाइलें। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा किससे निकाली दोस्तों? आपने मैसे से आपने भुजा निकाल दी आयत से। आयत की लंबाई और चौड़ाई से आपकी भुजा निकल के आई है 41। तो भुजा स्क्वायर 41 इंटू 41। 41 से कितनी बार डिवाइड करोगे दोस्तों? 37 बार। और 41 से कितनी बार डिवाइड होगा? 22 बार। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा दोस्तों? 814 टाइलें लगेगी। कितनी टाइलें लगेगी आपकी? 814। सही सटीक ऑप्शन है दोस्तों सी।
दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनालाइज। एक व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा नगद भुगतान पर 8% की छूट डिस्काउंट देता है, तो ज्ञात कीजिए वह कितने प्रतिशत का लाभ प्रॉफिट अर्जित करता है। तो दोस्तों करते हैं, तो एमआरपी सीपी होता है वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, कॉस्ट प्राइस। माना कि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए है, एसपी कितना होता है दोस्तों, या आपका जो छूट जो दी जाती है एमआरपी पे निकलती है। दोस्तों अगर के लाभ हानि की बात करें तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं हम। तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, जितने में खरीद के लाया है उससे भी 25% एक्स्ट्रा दर्शाता है एमआरपी अंकित मूल्य। तो माना कि अगर आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी है तो एमआरपी अंकित मूल्य कितना दर्शा रहा है दोस्तों, 25% एक्स्ट्रा 125। उस वस्तु पर कितने परसेंट की छूट दी है, फिर एमआरपी 125 दर्शा के 8% की, तो उस वस्तु कितने बेचा दोस्तों, इसका मतलब 92% पे। तो आप निकाल सकते हो डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, एमआरपी पे। लाभ हानि किस पे निकाली जाती है दोस्तों, क्रय मूल्य पे। तो उस वस्तु को 8% की छूट पर बेचता है तो उसका मतलब 100% का वस्तु 92% पे बेचता है, या 25 चौका 100, 25 से कितनी बार दोस्तों, 5 बार, 4 से 23 बार, 23 पंजे 115। उस वस्तु को कितने में बेचता है दोस्तों, 115 में। 100 रुपए का माल अब भी 115 में जा रहा है, तो दोस्तों कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। परसेंट जब 100 मान रखा है तो परसेंट में निकल के आएगा ये आपका। तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों, केवल 15% का लाभ हुआ है। सही ऑप्शन है आपका सी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनालाइज। 56,250 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो दोस्तों करते हैं पहला स्टेटमेंट, ए को बी तथा सी के कुल भाग का कितना मिले, आधा। तो दोस्तों ए और बी प्लस सी, जितना बी सी को मिलता है उसका हाफ किसको मिले, ए को। अगर बी सी को 2 मिलता है तो इसे 1 मिलना चाहिए। तो आपका ए का हिस्सा कितना निकलेगा दोस्तों, कुल रकम 56,250 है। तो जिसका चाहिए ए का चाहिए, तो ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग करते हैं दोस्तों हम, 2 और 1 3, कितनी बार डिवाइड होगा, 18,750। तो अब दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बी को कितना मिले, ए तथा सी का, ए प्लस सी का कितना मिले, 1/4। अगर इन्हें 4 हिस्सा मिलता है तो बी को 1 हिस्सा मिले। तो आप बी का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। टोटल आपको कितने में से, 56,250 में से अगर एक बी को 1 हिस्सा मिलता है और बी ए सी को कितना मिलता है, 4, तो कुल यूनिट कितनी होगी दोस्तों, 5। अनुपातों का योग बटे में लिखते हैं दोस्तों। 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 11,250। आपसे कह रहा है बी के भाग से कितना अधिक, ए का और बी के भाग से कितना अधिक मिलता है, तो 18,750 ए को मिलता है, बी को मिलता है 11,250। तो बताइए दोस्तों ए को कितना अधिक मिलता है, 7500 रुपए। तो सही ऑप्शन है आपका दोस्तों ए। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनालाइज। 3 वर्ष बाद 4913 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा, जबकि जो दर है, रेट है ब्याज की 6.25 वार्षिक हो, 6 सही 1/4% हो। तो दोस्तों इस दर को पहले फ्रैक्शन में लिखोगे आप, 6 सही 1/4% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो दोस्तों, बताइए, 1/16, या पी होता प्रेजेंट वर्तमान मूल्य, और आपका या कह सकते हो आपका पी प्रिंसिपल होता है दोस्तों, मूलधन आपका, और ए होता है अमाउंट। तो आपसे 16 यूनिट के बदले 1 यूनिट ब्याज बढ़ता है 1 साल में, तो 16 के बदले कितना देना होता है दोस्तों, 17। ये कितने वर्ष की बात है दोस्तों, 3 वर्ष। तो 3 टाइम लिखना पड़ेगा, 16 यूनिट के बदले 17 यूनिट, 16 के बदले 17 यूनिट, या 16 की क्यूब करोगे दोस्तों क्या आएगा, 4096। 17 की क्यूब 4913। जो इनका अंतर है दोस्तों, सीआई को इंडिकेट करता है, 817 आएगा। अब ये देखना कि अगर मूलधन दे तो इसके बराबर, मिश्रधन दे तो इसके बराबर। एक्चुअल में क्या दे रखा है इन्होंने कहा 3 साल बाद कितना देना, 4913। तो मैं ब्याज के उसे बोलते हैं अमाउंट।
तो अब अमाउंट यहाँ एक्चुअल में कितना हमारा 4913 है और इनका भी 4913 है, तो एक यूनिट हमारी एक यूनिट के बराबर है। तो 4913 किस रकम का मिला भाई, तो 4096 रुपये मूलधन था दोस्तों हमारा, उसके बदले हमें 4913 मिले 3 साल में। तो हमें ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है दोस्तों, 817 रुपये। तो आपका सही सटीक ऑप्शन है बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनालाइज। 30 कुंटल 2 मैट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों अलपराम का मतलब होता है बराबर। 30 कुंटल की कंपेयर तुलना किससे कर रहे हैं, 2 मैट्रिक टन से। तो दोस्तों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, या तो इसे भी कुंटल में कन्वर्ट करिए मैट्रिक टन को। 10 कुंटल बराबर होता है 1 मैट्रिक टन के। तो दोस्तों आप इसे 20 कुंटल कह सकते हो। तो 30 कुंटल किसके पूछ रहा है, 20 कुंटल का कितने परसेंट है, तो मैट्रिक टन बराबर होता है 20 कुंटल के। का मतलब होता है दोस्तों गुणा कितने परसेंट है, तो हमने x% मान लिया दोस्तों। तो 30 बराबर 20 इंटू प्रतिशत हटाना है तो दोस्तों 100 से भाग करते हैं, या 20 पंजे 100। जब संख्या ना कटे तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। x बराबर 150% है, तो सही ऑप्शन है आपका डी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनालाइज। किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। 37.5 फ्रैक्शन में दोस्तों से लिखते हैं 3/8 इंक्रीज। इसका मतलब 8 यूनिट पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट। तो 11 से बढ़ के कितना हो जाता है दोस्तों, 11 यूनिट हो जाता है। 8 और 3 11, या कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 33। तो हमारा 11 यूनिट बराबर है दोस्तों 33 के। 1 यूनिट की कीमत है दोस्तों 3। अगर एक्चुअल वास्तविक कीमत कहे तो बटे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 8 या 24। और अगर वृद्धि पूछे कितना इंक्रीज हुआ है तो 9। तो पहली वास्तविक संख्या कितनी थी दोस्तों, 24। अब कितनी है, 33। कितना इंक्रीज हुआ, 9। तो आपसे कह रहा है वास्तविक संख्या बताइए दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन है बी। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एनालाइज। a प्लस बी 6 दे रखा है आपका, या अनुपात हटाना हो दोस्तों आपको XYZ या K मान लीजिए 6 के। B प्लस C दे रखा है दोस्तों आपका 7 के, और C प्लस A 8 के। अनुपात हटाने के लिए हमने कोई वेरिएबल संख्या मान ली दोस्तों, इन्हें जोड़ोगे आप तो आप A भी 2 बार है, B भी 2 बार और C भी 2 बार, तो 2 कॉमन लिया हमने। A प्लस B प्लस C बराबर किसके है दोस्तों, 6 7 13 8 21 के। या A प्लस B प्लस C के स्थान पे वैल्यू रखोगे दोस्तों कितनी है, A प्लस B प्लस C बराबर है 14 के। तो मान रखा जाता है गुणा में। तो दोस्तों A प्लस B प्लस C के स्थान पे 14 रखा बराबर 21। या आप किसी एक टेबल से काट सकते हो बराबर वाली संख्या, 7 या 21 या 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। गुणा की संख्या दोस्तों क्या करती है, भाग। तो K बराबर है 4/3। K की वैल्यू 4/3। हमें चाहिए A प्लस बी की प्रॉपर वैल्यू निकालनी है, तो 6 K है। K के स्थान पे K का मान रखिए दोस्तों 4/3, 3 दूनी 6। A और B का योग प्रॉपर आया दोस्तों 8, और तीनों का योग है ABC का 14। तो केवल मुझे C का चाहिए, तो 14 माइनस करूंगा 8, AB का घटा दूंगा तो C का ही निकल के आएगा दोस्तों 6। तो सही ऑप्शन है आपका A। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनालाइज। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए प्राप्त होगी। तो दोस्तों 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री राशन था। अगर हाल फिलहाल प्रेजेंट की बात करें, 500 सैनिक कहीं आए ना जाए, 27 दिन में कितने दिन यूज हो गए दोस्तों, 3 दिन। तो आपके अभी भी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का राशन बचा हुआ है। तो आप 27 में से क्या माइनस करोगे दोस्तों, 3 माइनस करोगे, क्योंकि 3 यूज में आ गए, यूटिलाइज आ गए, उन दिनों को माइनस कर लेते हैं दोस्तों। तो 27 में 3 माइनस करने के बाद अभी 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का राशन बचा हुआ है। पर आपसे कह रहा है कि 300 सैनिक और आ गए तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी। तो पहले से 500 सैनिक थे, 300 और आ गए तो सैनिक हो गए 800। तो ये खाना आप बताइए, जो 500 आदमी 24 दिन खा सकते थे, अब 800 हो जाए तो कितने दिन चलेगा। तो बराबर में काट सकते हो दोस्तों, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 या 24, 5 या 15 दिन और चलेगा। ये 300 सैनिकों के आ जाने से खाना अब 24 दिन की बजाय कितने दिन चलेगा, 15 दिन। सही सटीक ऑप्शन है ए।
दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनालाइज। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। दोस्तों अगर किसी की आय इनकम 100 रुपए है, माना किसी की आय 100 रुपए है, तो 75% खर्च करता है। 75 रुपए अगर खर्च करता है एक्सपेंडिचर, तो बचत कितनी करता है सेविंग दोस्तों? 25%। तो आपसे कह रहा है कि उसकी आय में 20% अगर इंक्रीज कर दिया जाए, वृद्धि हो जाए, तो आय अगर 100 रुपए हुआ करती थी पहले, अब 20% बढ़ा दी जाए तो आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 120। तो आपसे कह रहा है कि उस अपने खर्च में उसने 10% वृद्धि कर ली, इंक्रीज कर लिया। तो पहले खर्च हुआ करता था 75, उसका 10% होता है दोस्तों 7.5। 75 और 7.5, अब वो 82.5 खर्च करने लगा है दोस्तों। तो इसका मतलब 120 में 82.5 अगर खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो बचत कितनी करता है दोस्तों? 37.5 की बचत करता है। तो अब आपसे ये कह रहा है कि बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बचत पहले कितने की बचत हुआ करती थी? 25 की। आज कितने की हो रही है दोस्तों? 37.5 की। तो 25 से बढ़ के कितनी होगी बचत दोस्तों? 37.5। तो बचत में जो वृद्धि हुई है आपकी कितनी हुई है? 12.5 की। तो बचत की वृद्धि पूछ रहा है दोस्तों परसेंटेज में, तो 12.5 की वृद्धि हुई है। किससे? 25 से बढ़ के 37.5 हुआ। तो 25 में निकालेंगे दोस्तों गुणा 100, तो 25 चौका 100, 12.5 चौका 50%। तो इंक्रीज कितना हुआ, कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? 50%। सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनालाइज। कि संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। दोस्तों 60% से बढ़ के कितना हो जाता है? 80%। तो कितना इंक्रीज होता है दोस्तों? 20% की वृद्धि होती है। कब? जब आप 40 जोड़ते हो। तो 20% बराबर है 40 के 1% निकालना चाहोगे तो 40/20। हमें चाहिए कुल संख्या दोस्तों 100% होती है, तो इंटू 100। तो 20 पंजे 100, एक्चुअल में वो प्रॉपर संख्या आपकी 200 है। कुल प्रारंभिक संख्या कितनी है आपकी? 200। सही ऑप्शन है दोस्तों बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनालाइज। आपसे 24 रूट प्लस के 216 रूट बटे में 96 रूट है आपके। या तो कॉमन लेने के लिए कोई फैक्टर आप एक जैसा फैक्टर होने चाहिए दोस्तों। 6 चौक 24, या 6 की मल्टीप्लाई 36 में करोगे, बटे में 6 की मल्टीप्लाई किसमें? 16 में। 16 छिक्कम 96। तो 4 रूट का मतलब होता है 2, तो 2 बाहर आया। 6 रूट, इसमें क्या बाहर लोगे दोस्तों? 36 रूट का मतलब होता है 6 रूट 6 बटे में 4 रूट 6। तो इसमें क्या कॉमन आएगा दोस्तों? आपका 6 रूट कॉमन आ जाएगा। 2 प्लस के 6 कितना हुआ दोस्तों? 8 आएगा आपका, बटे में 4 रूट 6। 6 रूट से 6 रूट डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो प्रॉपर आंसर आएगा दोस्तों आपका 2। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनालाइज। 1/2 और 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है आपकी? रेशनल नंबर है। तो 1/2 होता है दोस्तों 50 पैसे 0.5, और 3/5 होता है दोस्तों 60 पैसे 0.6। तो इनके बीच वाली संख्या बताइए ऑप्शन में कौन सी है आपकी? ऑप्शन नंबर ए में 2/5 है, इसे बोलते हैं 40 पैसे 0.4। 4/7 को बोलते हैं दोस्तों 57 पैसे। 2/3 66 सही, 2/3 इसे बोलते हैं 67.7, इसे 1/33 सही, 1/3%। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी। तो आपके 50 और 60 पैसे के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 4/7। तो आपसे कह रहा है कि ये बताइए कौन सी परिमेय संख्या है जो 50 और 60 पैसे के बीच में 1/2 और 3/5 के बीच में आए। तो 4/7 आ रहा है आपका। 2/5 भी नहीं आ रहा, 4/7 आ रहा है दोस्तों। 2/3 नहीं आ रहा, 1/3 नहीं आ रहा। तो सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एनालाइज। आपसे कह रहा है ममता के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए कुल नोट 85 है। तो आप या तो इसमें एलिगेशन मेथड लगाओगे दोस्तों। अगर हमने कुल ही नोट 85 के 85 100 रुपए के मान लिए, तो 100 रुपए का एक नोट है, 85 नोट कितने के हुए दोस्तों? 85 100 रुपए के। अगर सारे ही नोट आपने 50 रुपए के मान लिए, तो 85 की 50 में मल्टीप्लाई करोगे, कितने रुपए बैठते हैं दोस्तों? 4250। एक्चुअल में कुल नोट कुल मूल्य है कितना? 5000। तो आपसे इसका एलिगेशन लगाओगे, इसका अंतर यहाँ लिखोगे दोस्तों, और 8500 का 5000 का अंतर लिखोगे आप यहाँ, तो 3500। इसका अंतर कितना है? 750। तो आप रेशो में काट दोगे, एक शून्य से एक शून्य,
25 थी 75 और 25 से कितनी बार डिवाइड करोगे दोस्तों? 25 में 25 चौका 100, तो 3 और 14 का रेशो आया 3। हिस्सा क्या है? ये 100 रुपए के नोट कितने हिस्सा है? 3 हिस्सा। और अगर 50 रुपए के नोट की बात करें कितने हिस्सा दोस्तों? 14। तो कुल कहें 14 और 3 कितने हुए? 17 यूनिट। या 17 नहीं है, कुल नोट है 85, तो 1 यूनिट की कीमत दोस्तों कितनी आई? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओगे 100 रुपए के नोट है 15। या आपसे 50 रुपए के नोट पूछता है तो आप कितने बताओगे दोस्तों? 14 पंजे 70। तो आपसे 50 रुपए के पूछ रहा है कि कितने नोट है? 70। या कितने रुपए हैं? 3500। तो 70 नोट है, तो ए ऑप्शन आपका सही सटीक ऑप्शन है। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एनालाइज। इसमें a माइनस ए 1/a की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो इसे क्या करोगे आप? सभी को किससे भाग करोगे? a से ही भाग करोगे। तो a² से भाग करा, 6a को भी किससे भाग करा दोस्तों? a से। और 1/a बराबर 0, तो a से भाग करोगे तो क्या बचेगा? फाइनली 1a बचेगा आपका। a से a डिवाइड हुआ, माइनस के 6 माइनस के 1/a बराबर 0। या अंक वाली संख्या बराबर में जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो माइनस के 6 जो है बराबर में जाने पे प्लस के हो जाएंगे। तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए a माइनस 1/a की वैल्यू बताइए। तो आपका सही सटीक ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एनालाइज। तो 25 की 3.25 में मल्टीप्लाई करनी है। 25 की 75 और 6.25 आपके दोस्तों आया 81, प्लस आपको 50 को किससे भाग करना है? 24 से। 50.4 को 40 पैसे को 50, 24 दूनी 48, तो 24 से कम 24, तो दोस्तों 2 रुपए 10 पैसे। तो आप ऐड करना 81 और 2 रुपए हुए आपके 83, 25 पैसे और 10 पैसे होते हैं आपके 35 पैसे। तो सही ऑप्शन है आपका दोस्तों ए, 83 रुपए 35 पैसे। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एनालाइज। भाग की एक क्रिया में भागफल है 403, भाजक 100 और शेषफल है 58, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मेट है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। तो आपका रख दीजिए दोस्तों, किसके स्थान में? भाजक के स्थान में भाजक रखा 100, भागफल है आपका 403 और शेषफल है आपका 58 दोस्तों। तो कितना आया आपका? 40,358। भाज्य निकल के आया, तो सही ऑप्शन है आपका दोस्तों 40,358 डी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एनालाइज। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, कार्य करने की लिमिट, कार्य एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? बी से दुगनी है ए की। अगर बी एक कार्य करने की क्षमता रखता है तो ए 2 कार्य करने की क्षमता रखता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो कुल काम कैसे निकालते हैं दोस्तों? कुल वर्क या कुल काम आप 2 हर रोज ये करता है और एक ये 3 कार्य डेली करते हैं। 14 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। तो 14 × 42, कुल काम 42 है। आपसे कह रहा है कि ए अकेले से कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस 42 काम को अगर ए करेगा तो ए अपने वजूद से करेगा, तो ए की कार्य करने की एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता दोस्तों 2 है। हर रोज 2 कार्य करेगा तो 42 कार्य करने में कितनी बार डिवाइड हुआ? 21 बार। कितना समय लगेगा? 21 दिन का। तो आपका सही ऑप्शन है बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एनालाइज। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य चाल से जा रही है। यदि यह एक पुल को 30 सेकंड में पार करे तो पुल की लंबाई बताइए। तो कुल दूरी निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों चाल गुणा समय। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपकी दूरी मीटर में है, तो दूरी भी आपकी या समय आपका सेकंड में है दोस्तों। तो चाल भी आपकी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। नहीं है तो करोगे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके। चाल गुणा समय, समय कितना? 30 सेकंड। तो चलिए दूरी निकल के आ जाएगी दोस्तों 6 × 18, 6 धाम 60 या 3 धाम 30। तो कुल दूरी आपने 30 सेकंड में कितनी चली? 500 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि इस 500 मीटर में से 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और बाकी किसकी लंबाई है? पुल की लंबाई है दोस्तों। हमें पुल की लंबाई चाहिए, तो पुल की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे? 500 में से माइनस कर दोगे रेलगाड़ी की लंबाई।
तो आपकी पुल की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। 375 मीटर लंबा पुल है आपका और 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो कुल चली दूरी 30 सेकंड में 500 मीटर होगी। तो आपका पुल की लंबाई ही पूछ रहा है केवल, तो 375 मीटर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है।